हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आज हम अगस्त चौथे सप्ताह यानी 24 अगस्त से 31 अगस्त 2021 तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के अंत में चरम पर हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट यानी एनआईडीएम के तहत स्थापित विशेषज्ञों की समिति के अनुसार तीसरी कोविड लहर अक्टूबर के अंत में चरम पर हो सकती है। उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए बेहतर तैयारी के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, इस अध्ययन का शीर्षक है थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस, चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी। रिपोर्ट के निष्कर्ष इस प्रकार हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बाल चिकित्सा सुविधाएं जैसे कि डॉक्टर, कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि जैसे उपकरण बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की आवश्यकता से बहुत कम हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 63% रिक्तियों के सापेक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाल रोग विशेषज्ञों की लगभग 82% कमी है। इसने सहरोगता वाले बच्चों यानी जिनमें और भी बीमारियां हैं उन बच्चों के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता देने और विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट है, मणिपुर ने कोविड-19 अफेक्टेड लिवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 23 अगस्त 2021 को कोविड-19 अफेक्टेड लिवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च की है। यह योजना मणिपुर में कोविड-19 महामारी के गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उद्देश्य से काम कर रही है। यह योजना आर्थिक अवस्थाओं को देखते हुए शुरू की गई थी, जिसने आबादी के बड़े प्रतिशत की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया था। इसने बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने में असमर्थता पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ उठाने के लिए जनता से ईमानदार रहने और किसी भी योजना या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय कोई भी गलत दस्तावेज बनाने से बचने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लक्षित और पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। आईएनएस शक्ति 100 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर श्रीलंका पहुंचा। भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस शक्ति 22 अगस्त 2021 को 100 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर श्रीलंका पहुंचा है, ताकि श्रीलंका को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद मिल सके। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति के लिए एक व्यक्तिगत अनुरोध के जवाब में आईएनएस शक्ति को ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए तैनात किया गया था। श्रीलंका को भारत की मदद अप्रैल-मई 2020 के दौरान 26 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति देश को उपहार में दी गई, जबकि जुलाई 2020 में $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय प्रदान की गई। भारत ने जनवरी 2021 में श्रीलंका को कोविड-19 टीकों की पहली खेप भी दान की। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लॉन्च की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी योजना का अनावरण किया। ये योजना क्या है? ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 6 लाख करोड़ के अनलॉक मूल्य के साथ योजना शुरू की गई थी। इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। उनके पास अधिकार तो होंगे, लेकिन परियोजनाओं में स्वामित्व नहीं होंगे। यह योजना पूरे भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का उपयोग करेगी। इस योजना के तहत सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66% से अधिक होगी। शेष अनुमानित मूल्य खनन, दूरसंचार, बंदरगाहों, विमानन, प्राकृतिक गैस गोदामों और स्टेडियमों तथा पेट्रोल उत्पादित पाइपलाइनों जैसे क्षेत्रों में आएगा। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी आरआईटीज और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनका उपयोग सड़कों और बिजली क्षेत्रों में संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए किया जाएगा।
एनएमपी सूची में जो संपत्ति शामिल है वो इस प्रकार हैं: 26,700 किलोमीटर सड़कें, रेलवे स्टेशन, रेल संचालन और ट्रैक, 28,608 किलोमीटर विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें, 6 गीगावाट जल विद्युत और सौर ऊर्जा संपत्ति, दूरसंचार क्षेत्र में 86 लाख किलोमीटर फाइबर संपत्ति और 14,917 टावर, 8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और 3,930 किलोमीटर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन इसके अंतर्गत है। शहरी सहकारी ग्राम बैंकों पर एनएस विश्वनाथन पैनल। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की संरचना पर सुझाव देने के लिए एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की थी। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: जमा के आधार पर संरचना का सुझाव देने के लिए पैनल की स्थापना की गई थी। विभिन्न पूंजी पर्याप्तता के आधार के साथ साथ उनके आकार के संबंध में उनके लिए नियामक मानदंड निर्धारित किए गए थे। आरबीआई ने फरवरी 2021 में एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। पैनल द्वारा सिफारिशें। इस समिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: टीयर 1 जिसमें 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि के साथ, टीयर 2 जो कि 100 से 1,000 करोड़ रुपए की बीच की जमा राशि के साथ, टीयर 3 में आएंगे 1,000 से लेकर 10,000 रुपए की जमा राशि के साथ, और टीयर 4 में आएंगे 10,000 रुपए से ज़्यादा की जमा राशि के साथ। नेक्स्ट है, भारत ने मॉस्को में आर्मी 2021 में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को प्रदर्शित किया। भारत ने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम यानी आर्मी 2021 में पेश किया। भारत के पवेलियन में डीआरडीओ उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल और आयुध कारखानों जैसे भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा अपने आविष्कारों को प्रदर्शित किया गया। आर्मी 2021 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एलसीए तेजस और अर्जुन मैन बैटल टैंक इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। अन्य उपकरणों में शामिल हैं 48 किलोमीटर की सबसे लंबी रेंज वाली 8X गन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अर्जुन टैंक मार्क 1A सर्विलांस रडार रोहिणी, हेलेना और नाग फायर कंट्रोल रडार आकाश मिसाइल और कार्बाइन जेपीवीसी। उपराष्ट्रपति ने वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2021 को वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोविड-19 मानदंडों पर सख्ती से पालन करने की अपील की है। यह कार्यक्रम बेंगलुरु में गिव इंडिया फाउंडेशन और सस्टेनेबल गोल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था। इसे कर्नाटक सरकार के योजना विभाग के सहयोग से सीएसआर के तहत लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु के राजभवन में किया गया। भारत में कोविड-19 टीकाकरण। भारत ने अपना टीका कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया था। 23 अगस्त तक 58 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। भारत ने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दी थी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया था। इसके साथ साथ कोवैक्सीन को भी मंजूरी दी गई, जिसे भारत बायोटेक द्वारा स्थानीय रूप से विकसित किया गया। अब स्पुतनिक वी, मॉडर्ना वैक्सीन और जैव कोविड और जॉनसन एंड जॉनसन को भी मंजूरी दी जा चुकी है। भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के 6 महीने के भीतर 6 अगस्त 2021 को 500 मिलियन खुराक का मील का पत्थर पार कर लिया था। अमेरिका को पछाड़कर भारत बना दूसरा सबसे आकर्षण विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग हब। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार भारत अमेरिका को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण गंतव्य बन गया है। चीन 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार
अपना नंबर 1 स्थान पर बनाए हुए है। इस सूचकांक ने यूरोप, एशिया प्रशांत और अमेरिका के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन किया। साल 2020 में अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर था। अमेरिका तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इसके बाद कनाडा, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, थाईलैंड, मलेशिया और पोलैंड का स्थान है। यह रैंकिंग क्या दर्शाती है? भारत की रैंकिंग के सुधार से संकेत मिलता है कि निर्माता अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों सहित अन्य देशों की तुलना में भारत में एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ती रुचि दिखा रहे हैं। रैंकिंग कैसे निर्धारित की जाती है? इस रिपोर्ट में रैंकिंग 4 प्रमुख मापदंडों पर निर्धारित की जाती है। वो मानदंड हैं: विनिर्माण को फिर से शुरू करने के लिए देश की क्षमता, कारोबारी माहौल जैसे प्रतिभा या श्रम की उपलब्धता और बाजारों तक पहुंच, परिचालन लागत और राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिमों सहित जोखिम। ये 4 चीजें देखी जाती हैं इस रैंकिंग को करने में। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान ने से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए निकासी प्रक्रिया को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान में दुशांबे तजाकिस्तान में है से 25 भारतीय नागरिकों सहित 78 लोगों को भारत लाए जाने के बाद यह घोषणा की गई। इनके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी वापस लाई गईं। 23 अगस्त को भारत ने अफगानिस्तान से 75 सिखों को भारत लाया गया। भारत की निकासी प्रक्रिया: भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ समन्वय से निकासी अभियान चला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत अब तक 800 से अधिक लोगों को वहां से निकाल चुका है। लगभग 200 अफगान सिख और हिंदू अभी भी युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए हैं और उन्होंने काबुल के कर्तारपुर गुरुद्वारे में शरण ली है। क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट को 2023 में भारत को डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों, रूस के यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन यानी यूएससी के प्रमुख के अनुसार 2 अतिरिक्त क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट जो रूस द्वारा बनाए जा रहे हैं में से पहला 2023 तक भारत को डिलीवर किए जाने की संभावना है। भारत और रूस ने 4 क्रिवाक यानी तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट के लिए अक्टूबर 2016 में अंतर सरकारी समझौते यानी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत 2 युद्धपोत सीधे रूस से खरीदे जाने थे, जबकि 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा बनाए जाने थे। इसके बाद प्रत्यक्ष खरीद के लिए $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए। नवंबर 2018 में जीएसएल ने रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ स्थानीय रूप से फ्रिगेट्स के निर्माण के लिए सामग्री, डिजाइन और विशेष विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने के लिए $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जनवरी 2019 में रक्षा मंत्रालय और जीएसएल के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है: रूस के यंत्र शिपयार्ड में 2 युद्धपोतों के बुनियादी ढांचे तैयार हैं जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। जीएसएल में बनने वाले पहले जहाज की कील जनवरी 2021 में, जबकि दूसरे जहाज के लिए जून में रखी गई थी। जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की आपूर्ति यूक्रेन के जोरिया नेस प्रोजेक्ट द्वारा की जाती है। भारत में कार्यशील युद्धपोत: भारतीय नौसेना वर्तमान में 6 क्रिवाक श्रेणी के युद्धपोतों का संचालन करती है जिनका वजन लगभग 4000 टन है। नेक्स्ट है श्रम मंत्रालय ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा। श्रम मंत्रालय 26 अगस्त 2021 को असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस या ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा। यह पोर्टल भारत में लाखों असंगठित श्रमिकों को एक साझा मंच पर लाने में मदद करेगा। एक अनुमान के अनुसार भारत के 500 मिलियन कार्यबल पर का 92% असंगठित है। वे अक्सर न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के अन्य रूपों से वंचित रहते हैं। और
ई श्रम पोर्टल क्या है? ई श्रम पोर्टल एक एकल बिंदु संदर्भ यानी सिंगल पॉइंट रेफरेंस होगा जो अधिकारियों को अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों तक पहुंचने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करेगा। एनडीयूएम में प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, कृषि श्रमिक, प्रवासी श्रमिक और असंगठित कामगारों के लिए ऐसे अन्य उपसमूह शामिल होंगे। श्रमिक इस पोर्टल पर कैसे नामांकन कर सकते हैं? यह पोर्टल ओपन एक्सेस के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कार्यकर्ता अपने आधार और मोबाइल नंबर का उपयोग करके स्व नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य सेवा केंद्र और चयनित डाकघर भी पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करेंगे, जहां श्रमिक बिना किसी शुल्क के अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अप्रैल मई 2020 में कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लाखों श्रमिक अपने गृहनगर लौट आए थे। उसके बाद संगठित श्रमिकों के लिए पोर्टल पर काम तेजी से हुआ था। इससे लाखों लोगों को नौकरी और आजीविका का नुकसान हुआ। द अशोका और 7 अन्य आईटीडीसी होटलों का मुद्रीकरण किया जाएगा। अंडर यूज्ड पब्लिक सेक्टर एसेट्स के मुद्रीकरण के सरकार के लक्ष्य के तहत द अशोका 5 स्टार होटल को 4 साल में निजी ऑपरेटरों को लीज पर दिया जाएगा। द अशोका और होटल सम्राट 8 भारतीय पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों में से हैं, जिन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में सूचीबद्ध किया है। यह मुद्रीकरण योजना के तहत आईटीडीसी रांची में होटल रांची अशोका के साथ पुरी में होटल नीलांचल का विनिवेश करेगा। पुदुचेरी में होटल पौंडीचेरी अशोका को संयुक्त पट्टे के माध्यम से मुद्रीकृत किया जाएगा। जम्मू में होटल जम्मू अशोका और भुवनेश्वर में होटल कलिंग अशोका के लिए ओएम यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अनुबंध मॉडल का पालन किया जाएगा। स्वामित्व के हस्तांतरण के साथ आनंदपुर साहिब होटल का निजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन विकास निगम क्या है, यानी आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है? आईटीडीसी पर्यटन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थानों पर होटल और रेस्तरां चलाता है और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। आईटीडीसी के वर्तमान नेटवर्क में शामिल हैं 4 अशोका होटल समूह, 4 संयुक्त उद्यम होटल, 4 खानपान आउटलेट, यात्रा और पर्यटन के बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में 7 परिवहन इकाइयां, बंदरगाहों पर 14 शुल्क मुक्त दुकानें यानी टोल फ्री प्लाजाज। नेक्स्ट है भारत फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। भारत और फिलीपींस ने 23 अगस्त 2021 को दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास क्षेत्र में वियतनाम के साथ इसी तरह का अभ्यास करने के 5 दिन बाद आयोजित किया गया था। भारतीय और वियतनामी नौसेनाओं ने 18 अगस्त को नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीनी सैन्य विस्तारवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय नौसेना ने अपने निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस रणविजय और निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कोरा को तैनात किया था, जबकि फिलीपींस की नौसेना ने युद्ध में अपने युद्धपोत बीआरपी एंटोनियो लूना को तैनात किया था। अभ्यास का उद्देश्य क्या था? यह द्विपक्षीय अभ्यास एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। अब दोस्तों, इसमें चीन और फिलीपींस के बीच विवाद क्या है? यह सैन्य अभ्यास इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि फिलीपींस सरकार दक्षिणी चीन सागर के पूर्वी हिस्सों को पश्चिमी फिलीपींस सागर कहती है, जबकि दूसरी ओर चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर संपूर्णता यानी अपना दावा करता है, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा स्रोत है। पाकिस्तान ने फतेह 1 का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने 24 अगस्त 2021 को फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है। फतेह 1 क्या है? फतेह 1 पाकिस्तान निर्मित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। यह 140 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक
हथियार पहुंचाने में सक्षम है। यह नई हथियार प्रणाली सेना को दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने की क्षमता से लैस करेगी। आईएन दुबई, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसे आईएन दुबई कहा जाता है, 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। आईएन दुबई लंदन आई से लगभग 42.5 मीटर लंबा है। दुबई के सुरम्य क्षितिज के सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। यह दुबई मरीना के पास ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। यह दुबई मरीना, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा के दृश्य प्रदान करते हुए अपने 48 कैप्सूल में 1400 यात्रियों को ले जा सकता है। इसका बेस इंटरटेनमेंट जोन की तरह काम करेगा। इसमें प्रसारण, विज्ञापन और अन्य सूचनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 80 मीटर की एलईडी स्क्रीन भी शामिल होगी। हवाना सिंड्रोम। दोस्तों, ये हवाना सिंड्रोम क्या है? हवाना सिंड्रोम पहली बार 2016 में क्यूबा में तैनात राजनयिकों में रिपोर्ट किया गया था। इन्होंने अजीब लक्षणों का अनुभव किया, जिसमें सरकार और वैज्ञानिक जांच की एक श्रृंखला को प्रेरित किया। कुछ अधिकारियों ने इसे असामान्य स्वास्थ्य घटना बताया, तो कुछ ने इसे हमला बताया। हालांकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में डायरेक्टेड पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी एक कारण के रूप में है। रूस ने भी इस बीमारी में माइक्रोवेव हथियारों की भूमिका से इनकार किया है। इस बीमारी के कुछ लक्षणों में मतली, थकान, मानसिक परेशानी और चक्कर आना शामिल हैं। हवाना सिंड्रोम पर एनएएस की रिपोर्ट क्या कहती है? एनएएस ने एन असेसमेंट ऑफ इलनेस इन यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज एट ओवरसीज एम्बेसीज नामक एक रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट दवा और अन्य क्षेत्रों में 19 विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार की जाती है। उन्होंने कारणों की व्याख्या करने के लिए इसके 4 कारण बताए हैं। संभावित कारण: संक्रमण, रसायन, मनोवैज्ञानिक कारक और माइक्रोवेव ऊर्जा। इस रिपोर्ट में डायरेक्टेड पल्स आरएफ एनर्जी को सबसे अधिक संभावित तंत्र माना गया है। मंत्रिमंडल ने गन्ने के लिए अब तक के उच्चतम एफआरपी को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अगस्त 2021 को गन्ना किसानों के लिए अब तक की उच्चतम, उचित और लाभकारी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी को मंजूरी दी है। गन्ने का एफआरपी 2021-22 के लिए बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह कीमत 10% रिकवरी पर आधारित होगी। रिकवरी 9.5% से कम होने पर किसानों को 275 रुपये प्रति क्विंटल पर एफआरपी दिया जाएगा। यह मंजूरी अब तक की सबसे अधिक एफआरपी है और इससे 5 करोड़ गन्ना किसानों और उसके आश्रितों को फायदा होगा। इससे उन 5 लाख श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा जो चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत हैं। विपणन वर्ष अक्टूबर सितंबर के लिए एफआरपी में वृद्धि की गई है। उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी है क्या? एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से खरीदा जाता है। यह कीमत केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है। यह गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत निर्धारित किया जाता है। एफआरपी उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, मांग, आपूर्ति की स्थिति, अंतर फसल मूल्य क्षमता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है। भारत कोविड के स्थानिक चरण में प्रवेश कर सकता है, डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार भारत में कोविड-19 महामारी के चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां निम्न या मध्यम स्तर का संचरण जारी रहेगा। भारत कैसे स्थानिक अवस्था में प्रवेश कर रहा है? मुख्य वैज्ञानिक के अनुसार देश भर में आकार,
जनसंख्या की विविधता और प्रतिरक्षा स्थिति के कारण यह संभव है कि भारत में यह स्थिति भारत के विभिन्न हिस्सों में उतार चढ़ाव के साथ जारी रह सकती है। भारत स्थानिकता के चरण में प्रवेश कर सकता है और जहां मध्यम या निम्न स्तर का संचरण होता रहेगा, हालांकि कोई घातीय वृद्धि या शिखर नहीं होगा। बच्चों में कोविड 19 के प्रसार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सेरो सर्वे के अनुसार यह संभव है कि बच्चे संक्रमित और संचारित हो सकते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर समय हल्की बीमारी रहेगी, बहुत कम प्रतिशत में बीमार और सूजन संबंधी जटिलताएं होंगी और केवल कुछ ही कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन यह संख्या वयस्क आबादी से काफ़ी कम होगी। पीएम मोदी ने 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अगस्त 2021 को प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। इस बैठक के दौरान 8 परियोजनाओं और एक योजना की समीक्षा की गई। प्रगति बैठक हर महीने में एक बार चौथे बुधवार को दोपहर 3:30 बजे आयोजित की जाती है। इस दिन को प्रगति दिवस कहा जाता है। अब प्रगति क्या है? प्रगति यह एक ऐसा मंच है जो प्रधानमंत्री को संबंधित केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर की स्थिति की पूरी जानकारी और दृश्यों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम बनाता है। यह प्लेटफॉर्म 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के सहयोग से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रगति के 3 उद्देश्य हैं: शिकायत का निवारण करना, कार्यक्रम क्रियान्वयन और परियोजना निगरानी। IBSA NSA बैठक का आयोजन किया गया। दोस्तों, IBSA क्या है, NSA क्या है, जानेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 25 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की उद्घाटन बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में IBSA NSA ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वे इस तथ्य पर सहमत हुए कि आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद, राज्य के प्रयोजन के माध्यम से किया जा रहा है। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे प्रबल खतरा बना हुआ है, अतः एकजुट प्रयासों से इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। वे खुफिया जानकारी साझा करने, राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। यह IBSA देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली ऐसी बैठक थी जो IBSA देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए महत्व को दर्शाती है। अब IBSA क्या है? IBSA है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। IBSA डायलॉग फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है जो सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 महत्वपूर्ण ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करती है और साथ ही 3 महत्वपूर्ण महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के बीच अधिक समझ रखता है। यह फोरम सदस्य देशों को कृषि, संस्कृति, व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। समर्थ योजना 1500 कारीगर प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं। दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय के अनुसार 63 समर्थ प्रशिक्षण केंद्रों में 1500 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने समयबद्ध तरीके से कारीगरों के समग्र विकास के लिए लगभग 65 समूहों को अपनाया है। समर्थ योजना के तहत तकनीकी एवं सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान कर हस्तशिल्प कारीगरों की अपस्किलिंग की जा रही है। यह स्थायी आजीविका पर भी बल देता है। समर्थ योजना है क्या? समर्थ योजना कपड़ा उद्योग में कौशल अंतर को भरने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने 2017 में स्कीम फॉर कैपेसिटीज बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर यानी SCBTS लॉन्च की थी।
संगठित क्षेत्र में बुनाई और कताई को छोड़कर कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए यह योजना को मंजूरी दी गई थी। SCBTS योजना को वर्तमान में समर्थ योजना के रूप में जाना जाता है। इसे 3 साल 2017-18, 2019-20 के लिए 1300 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। समर्थ योजना के उद्देश्य क्या है? कपड़ा और संबद्ध क्षेत्रों को रोजगार पैदा करने के लिए मांग संचालित प्लेसमेंट उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना, हस्तशिल्प, हथकरघा, रेशम उत्पादन और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के साथ साथ कौशल को बढ़ावा देना, और भारत में समाज के हर वर्ग के लिए स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार के माध्यम से एक स्थायी आजीविका को सक्षम करना। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सुजलाम अभियान। जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को सुजलाम अभियान की शुरुआत की है। सुजलाम क्या है? सुजलाम अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया 100 दिनों का अभियान है। यह अभियान भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के जरिए अधिक से अधिक ODF प्लस गांवों का निर्माण करेगा। इस योजना के दौरान 10 लाख सॉक पिट बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत गांवों के लिए ODF प्लस स्थिति को त्वरित तरीके से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। काजिंद 21 भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 का 5वां संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह कजाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहद उपयोगी है। यह प्रशिक्षण अभ्यास कजाकिस्तान के आयसा बीबी में आयोजित किया जाएगा। आयसा बीबी एक जगह है कजाकिस्तान में। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास से भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह भारत के सशस्त्र बलों को संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अनुसार पहाड़ी और ग्रामीण परिदृश्यों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। यह आपसी विश्वास, अंतर संचालन को मजबूत करने और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाने में मदद करेगा। DGCI ने भारत के पहले mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के चरण 2 और चरण 3 के परीक्षणों को मंजूरी दी है। भारत ने के औषधि महानियंत्रक यानी DGCI ने भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन HGCO19 के चरण 2 और 3 के लिए मंजूरी दी है। ये है क्या mRNA वैक्सीन? यह वैक्सीन कैंडिडेट को पुणे बेस्ड कंपनी जेनेवा द्वारा विकसित किया गया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा CPI मिशन के तहत समर्थित है। इसे अमेरिका में बायोटेक कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। mRNA बेस्ड वैक्सीन वैज्ञानिक रूप से एक आदर्श विकल्प है क्योंकि इनका निर्माण शीघ्रता से किया जा सकता है। यह वैक्सीन कैसे काम करता है? ये टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक मॉडल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन mRNA वैक्सीन वायरस के सिंथेटिक RNA द्वारा शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए आणविक निर्देशों का उपयोग करता है। वैक्सीन की प्रकृति कैसी है? mRNA टीका प्रकृति में गैर संक्रामक और गैर एकीकृत के रूप में उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। mRNA टीके पूरी तरह से सिंथेटिक हैं। उन्हें विकास के लिए अंडे या बैक्टीरिया जैसे किसी भी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ये टीके कम लागत पर बनाए जाते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। NERDSD गोल इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा। नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 26 अगस्त 2021 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास
लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण लॉन्च करेंगे। इसके मुख्य बिंदु यह भारत में अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय जिला एसडीजी सूचकांक होगा। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में परियोजनाओं की फंडिंग रोकी। दोस्तों, तालिबान के देश में नियंत्रण होने के बाद विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए फंडिंग को रोक दिया है। विश्व बैंक ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि तालिबान का हमला अफगानिस्तान में विकास की संभावनाओं को प्रभावित करेगा, खासकर महिलाओं के संबंध में। हाल ही में आईएमएफ ने यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने यह भी घोषणा की कि अफगानिस्तान अब वैश्विक ऋणदाताओं से संसाधनों तक नहीं पहुंच पाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान की केंद्रीय बैंक की संपत्तियां भी जब्त कर ली हैं जो देश में हैं और इसे तालिबान के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। द अफगानिस्तान बैंक में लगभग $9 बिलियन का भंडार है और इसका अधिकांश भाग अमेरिका में है। पृष्ठभूमि: विश्व बैंक ने 2002 से अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $5.3 बिलियन से अधिक के राशि प्रतिबद्ध की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों और महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया है। तालिबान ने अफगान सेनाओं के वाहनों, हथियारों और हेलीकॉप्टर इत्यादि पर भी कब्जा कर लिया है। 15 अगस्त 2021 को राजधानी काबुल पर भी तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत कई नेता व नौकरशाह अन्य देशों की शरण में आए हैं। तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान में विभिन्न देशों ने अपने राजनयिकों और नागरिकों को अपने देश वापस लाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं अफगानिस्तान पर। यह मध्य और दक्षिण एशिया के चौराहे पर स्थित एक भूमियों से घिरा देश है, यानी कि इसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। यह पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और उत्तर पूर्व में ताजिकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2020 तक देश में 31.4 मिलियन लोग रहते हैं। पश्तून, ताजिक, हजारा और उज्बेक देश में आम जातीय लोग हैं। यह संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक सहयोग संगठन ग्रुप ऑफ 77 क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ आर्थिक सहयोग संगठन साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। ये इतने सारे संगठनों का सदस्य है। कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए एनएमपी से जुड़े एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 25 अगस्त 2021 को एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग AIIH लिमिटेड ने 15,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एनकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एक फर्म है जिसे भारत के बुनियादी ढांचे और निर्माण विकास क्षेत्रों में निवेश करने के लिए बनाया गया है। यह निवेश राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लिए महत्वपूर्ण बढ़ावा होगा, क्योंकि AIIH ने NMP के तहत आने वाले क्षेत्रों में डाउन स्ट्रीम निवेश का प्रस्ताव दिया था। इसमें रेलवे, सड़कों, हवाई अड्डों, खेल स्टेडियमों, गैस पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों जैसी कई सरकारी स्वामित्व वाली बुनियादी सुविधाओं को निजी ऑपरेटरों को लीज पर देने में निवेश भी शामिल है। यह प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में AIIH डाउन स्ट्रीम निवेश करने का प्रस्ताव कर रहा है वह पूंजी के साथ साथ रोजगार गहन क्षेत्र में यह निर्माण और सहायक गतिविधियों के दौरान अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने विधवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष
मिशन लॉन्च किया है। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब पृष्ठभूमि और गरीब वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को फायदा होगा। लाभार्थियों की संख्या। कोविड-19 महामारी के बीच पिछले 18 महीनों में लगभग 15,095 महिलाओं ने अपने पतियों को खोया है। जिला टास्क फोर्स ने 14,661 ऐसी महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया है। लाभ प्रदान करने वाला नोडल विभाग। यह मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्थानीय इकाई के अधिकारी इन महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके घर जाएंगे। नेक्स्ट है संजय गांधी निराधार योजना क्या है। यह योजना निराश्रित व्यक्तियों, विकलांग, नेत्रहीन, तलाकशुदा महिलाओं, वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, अनाथ बच्चों, बड़ी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 600 रुपये मिलते हैं, जबकि परिवार को एक से अधिक लाभार्थी को प्रतिमाह 900 रुपये मिलते हैं। यह लाभ लाभार्थी को तब तक दिया जाएगा जब तक कि उनके बच्चे 25 वर्ष के नहीं हो जाते या जब तक वे नौकरी प्राप्त नहीं करते। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 को अधिसूचित किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 को अधिसूचित किया। उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 क्या है? ये उदारीकृत नियम मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 की जगह लेंगे, जिसे 12 मार्च 2021 को जारी किया गया था। इन नियमों के अनुसार निम्नलिखित स्वीकृतियों को समाप्त कर दिया गया है। अद्वितीय प्राधिकरण संख्या के लिए स्वीकृति, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या के लिए स्वीकृति, विनिर्माण और उड़ान योग्यता के प्रमाण के लिए अनुमोदन, अनुरूपता के प्रमाण पत्र, रखरखाव के प्रमाण पत्र के साथ साथ आयात मंजूरी के लिए अनुमोदन। मौजूदा ड्रोन ऑपरेटर परमिट और अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए अनुमोदन। छात्र दूरस्थ पायलट लाइसेंस एवं दूरस्थ पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण के लिए अनुमोदन। ड्रोन बंदरगाह प्राधिकरण आदि के लिए अनुमोदन। नए नियमों ने भी फार्म की संख्या घटाकर 25 से घटाकर 5 कर दी है और शुल्क के प्रकार भी 72 से घटाकर 4 कर दिए हैं। रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए शुल्क सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए 3,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है और यह 10 साल के लिए वैध होगा। मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 26 अगस्त 2021 को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी संभालेंगे और 2024 तक इस पद पर रहेंगे। अब वह 2022 तक संयुक्त राष्ट्र टीबी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सचिवालय भागीदारों और टीबी समुदाय के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। इस प्रकार 2030 तक टीबी को समाप्त करने के लिए प्रयास में यह एक मील का पत्थर है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है? यह साझेदारी वर्ष 2000 में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के लिए स्थापित की गई थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के साथ साथ रोगी समूहों सहित 1500 भागीदार संगठन शामिल हैं। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह 2015 से यूएनओपीएस द्वारा प्रशासित है। इससे पहले इसकी मेजबानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2021। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान यानी SIWI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा
स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 27 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। सूरत नगर निगम भारत का एकमात्र नागरिक निकाय था जिसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज विषय पर पैनल चर्चा में आमंत्रित किया गया था। नगर निगम आयुक्त बंच निधि पानी के अनुसार 2030 तक शहर उपचार के बाद 100% सीवेज पानी का पुनः उपयोग करने में सक्षम होगा। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2021 की थीम क्या थी? स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह थीम के तहत आयोजित किया गया था विश्व जल सप्ताह। विश्व जल सप्ताह एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जो वैश्विक जल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह 1991 से सिवी द्वारा आयोजित किया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में 135 देशों के लगभग 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने ईज 4.0 लॉन्च किया। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईज 4.0 नामक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स सुधार एजेंडों के चौथे संस्करण लॉन्च किया। यह एक सरलीकृत तकनीक सक्षम और सहयोगी बैंकिंग है। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा यानी ईज 3 के लिए वार्षिक रिपोर्ट लॉन्च और ईज 3 बैंक सुधार सूचकांक पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया। ईज 3 में सर्वश्रेष्ठ बैंक प्रदर्शन करने वाले बैंक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईज इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता। इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता। एसबीआई, बीओबी, यूबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक ने भी पीएसबी रिफॉर्म्ड एजेंडा ईज 3 के विभिन्न विषयों में शीर्ष पुरस्कार जीते। ईज 4 के तहत सुधार क्या है? ईज 4 सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली 4 प्रमुख पहलों की देखभाल करते हैं। एनालिटिक्स द्वारा समर्थित स्मार्ट लैंडिंग और क्लाउड आधारित आईटी सिस्टम के साथ 24/7 बैंकिंग, डेटा सक्षम कृषि वित्त पोषण और वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र के साथ सहयोग। नीति आयोग और WRI ने फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। भारत के नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी WRI ने मिलकर 23 अगस्त 2021 को भारत में फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। इसके मुख्य बिंदु हैं: यह फॉर्म वर्चुअली NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एशिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम स्तर को कम करना है जो वायु प्रदूषण और भीड़भाड़ जैसी समस्याओं के कारण बढ़ रहा है। इसे 2 डिग्री से नीचे के मार्ग के अनुरूप लॉन्च किया गया था। भारत में CO2 उत्सर्जन। भारत में एक विशाल और विविध परिवहन क्षेत्र शामिल है। यह तीसरा सबसे अधिक CO2 उत्सर्जित क्षेत्र भी है। IEA 2020 और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय 2018 के आंकड़ों के अनुसार परिवहन क्षेत्र के भीतर सड़क परिवहन कुल CO2 उत्सर्जन में 90% से अधिक का योगदान देता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारत सरकार विभिन्न नीतियों और पहलों की मदद से सड़क परिवहन क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन के लिए काम कर रही है। सरकार का प्राथमिक ध्यान भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर है। नीति आयोग ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों और सतत गतिशीलता को बढ़ावा दे रहा है। चीन करेगा शेयर डेस्टिनी 2021 अभ्यास का आयोजन। चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान की सेनाएं शेयर डेस्टिनी 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास में भाग लेंगी। इसका आयोजन पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 6 से 15 सितंबर 2021 तक चीन के मध्य हेनान प्रांत में
संयुक्त हथियारों के सामरिक प्रशिक्षण बेस पर किया जाएगा। यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं। सभी भाग लेने वाले देश अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए लगभग 1000 सैनिकों को भेजेंगे। 1000 सैनिकों में पैदल सेना, सुरक्षा, तेज प्रक्रिया, इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर, परिवहन और चिकित्सा सेवाओं की इकाइयां शामिल होंगी। अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए संबंध समाप्त किए। अल्जीरिया ने दोनों देशों के बीच महीनों से चल रहे तनाव के बाद शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के कारण मोरक्को के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर पर्दे के पीछे विपक्षी आंदोलनों का समर्थन करने का आरोप लगाते रहे हैं। अल्जीरिया पश्चिमी सहारा क्षेत्र में अलगाववादियों का समर्थन करता रहा है। यह मोरक्को के लिए विवाद का मुख्य कारण है। अल्जीरिया और मोरक्को के बीच प्रतिद्वंद्विता ने 2020 में एक नया मोड़ लिया जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोरक्को के इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के बदले में मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दी। उर्वरक और शोधन में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य करने के लिए भारत का प्रस्ताव। ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से बदलने यानी रिप्लेस करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत उर्वरक और शोधन में हरे कार्ब हाइड्रोजन के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर रहा है। यह प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन कैरी के साथ बातचीत के दौरान रखा था। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिकी बिजली और प्रौद्योगिकी के लिए नवाचारों के क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं। मंत्री के अनुसार भारत ने स्थापित सौर और पवन क्षमता में 100 गीगावाट को पार करने का एक मील का पत्थर हासिल किया है। हाइड्रो क्षमता को जोड़कर कुल स्थापित अक्षय क्षमता 147 मेगावाट है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन क्या है? लागत प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया गया था। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के व्यवहार्य उपयोग के लिए सड़क बनाने के लिए भारत 3 से 4 महीनों में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां भी आयोजित करेगा। भारत 4000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता के लिए भी बोली लगाने की तैयारी कर रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में से एक है जिसका उपयोग स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। हाइड्रोजन निम्न प्रकार का होता है। ग्रीन हाइड्रोजन, यह सौर, पवन जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की क्षमता होती है। ब्राउन हाइड्रोजन, यह कोयले का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है जहां हवा में उत्सर्जन जारी किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन क्या है? यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहां हवा में संबंधित उत्सर्जन जारी किया जाता है। और ब्लू हाइड्रोजन, यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। मध्य प्रदेश बना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त 2021 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश एनईपी 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। सबसे पहले कर्नाटक ने की थी और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश ने लागू की है नई शिक्षा नीति। यह नई शिक्षा नीति छात्रों को उनकी सीमाओं के बाहर खोज करने में मदद करेगी। पहले छात्रों को एक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों का अध्ययन करना आवश्यक था, लेकिन अब उनके पास अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का विकल्प होगा। एनईपी 2020 राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर और एनसीसी और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इससे लगभग 4 वर्षों में 16 सरकारी विश्वविद्यालयों और 40 निजी विश्वविद्यालयों सहित राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। एनईपी 2020 है क्या? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय
शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 लागू की को मंजूरी दी। यह नीति भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। विद्यालय शिक्षा एनईपी प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रस्ताव करती है और वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 2 करोड़ ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाएगा। नई नीति के तहत 10+2 प्रणाली को एक नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना से बदल लिया गया है। इसकी अन्य विशेषता क्या हैं? अन्य विशेषताएं हैं मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर देती है और स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, व्यावसायिक धाराओं और पाठ्येतर धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव प्रदान नहीं करता है। इस नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी। यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाने का भी प्रावधान करती है। छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व 616.894 अरब डॉलर पहुंचा। 20 अगस्त 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.47 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 616.894 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार है क्या? इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होती हैं। ये किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें विशेष रूप से विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारण और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडारण अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। 20 अगस्त 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार इस प्रकार है। विदेशी मुद्रा संपत्ति 573.009 बिलियन डॉलर है। गोल्ड रिजर्व है हमारे पास 37.249 बिलियन डॉलर के। IMF के साथ SDR है 1.541 बिलियन डॉलर का। IMF के साथ रिजर्व की स्थिति है 5.096 बिलियन डॉलर। महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 26 अगस्त 2021 को महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन एक हाइब्रिड फॉर्मेट में इटली की सांता मार्गरेटा लेगोर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आपसी सहयोग के माध्यम से महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लैंगिक समानता लाने, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में कई पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने साझेदार देशों के बीच लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में G20 समूह के साथ भारत की एकजुटता में भी अवगत कराया।
ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भारत मालदीव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नामक एक प्रमुख कनेक्टिविटी पहलों में से एक पर मालदीव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नामक अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना के तहत $100 मिलियन और $100 मिलियन और 40 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। यह भारत मालदीव साझेदारी का एक स्थायी प्रतीक होगा और यह भारत व्यापार, लोगों और उद्योगों को जोड़ने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की जाएगी। GM यानी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और कॉजवे लिंक का निर्माण शामिल होगा। भारत जर्मनी ने अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ अदन में एक संयुक्त अभ्यास किया है। संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और जब्ती अभियान शामिल किए थे। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट त्रिकंद ने बायन नामक जर्मन फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया। INS त्रिकंद को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात किया गया था। भारत सरकार ने भारत सीरीज BH सीरीज नाम से एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया। भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज यानी BH सीरीज के तहत एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। इसके मुख्य बिंदु: वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए नया पंजीकरण चिन्ह शुरू किया गया था। वाहन पंजीकरण के लिए यह नागरिक केंद्रित IT आधारित समाधान गतिशीलता की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सरकारी और साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्टेशन स्थानांतरण से गुजरना पड़ता है। इससे मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के संबंध में कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47 में प्रावधान है, कोई व्यक्ति वाहन को पंजीकृत राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक नहीं रख सकता। इसके बजाय 12 महीने के भीतर नए राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के साथ साथ नया पंजीकरण किया जा सकता है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए नई BH श्रृंखला शुरू की गई है। यानी जो वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो BH से शुरू होगा। BH श्रृंखला क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण यानी ट्रांसफर की सुविधा के लिए BH श्रृंखला की शुरुआत की है। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन को किसी नए पंजीकरण चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी। इस श्रृंखला के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संगठनों के स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यकाल 4 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। मोटर वाहन कर 2 साल के लिए या 2 के गुणक में लगाया जाएगा। एक 14वां वर्ष पूरा करने के बाद यह कर प्रतिवर्ष लगाया जाएगा। RBI दिसंबर तक CBDC की परीक्षण परियोजना शुरू करेगा। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार RBI दिसंबर 2021 तक अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। फिलहाल RBI चरणबद्ध तरीके से अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC लाने पर काम कर रहा है। RBI CBDC पर सावधानी से काम कर रहा है क्योंकि यह RBI के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए नया उत्पाद है। RBI डिजिटल मुद्रा के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन कर रहा है और इसकी सुरक्षा के साथ साथ देश के वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव की जांच कर रहा है। CBDC क्या है? CBDC एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है जो सेंट्रल बैंक द्वारा
जारी की जाती है। यह करेंसी पेपर करेंसी नोट का डिजिटल वर्जन है। यह मुद्रा दुनिया के कई देशों में विकसित की जा रही है और कुछ देश इसका परीक्षण कर रहे हैं। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 अगस्त 2021 को ब्रिक्स की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने वर्चुअली ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थीम की तहत बैठक की। ब्रिक्स समूह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। यह विश्व की जनसंख्या का 41% है, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 24% तक योगदान है और विश्व व्यापार में इसकी 16% हिस्सेदारी है। ब्रिक्स मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों में मजबूत कृषि अनुसंधान आधार की आवश्यकता को स्वीकार किया। ज्ञान का दोहन और साझा करने की आवश्यकता, प्रयोगशाला से भूमि तक प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा, कृषि जैव विविधता और को बनाए रखने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में को सुनिश्चित करने के पर सहमति प्रकट की गई। 2021-24 की कार्य योजना क्या है? ब्रिक्स देशों ने भी ब्रिक्स देशों की कृषि सहयोग के लिए 2021 से 24 की कार्य योजना को अपनाया है। यह कार्य योजना ब्रिक्स देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा का प्रावधान करती है। यह खाद्य सुरक्षा, खाद्य और कृषि उत्पादन प्रणालियों की लचीलापन, किसानों के कल्याण, कृषि जैव विविधता के संरक्षण, डिजिटल कृषि समाधानों को बढ़ावा देने के आदि विषयों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई के तहत बैंक खातों की संख्या 43 करोड़ के पार पहुंची। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ पहुंच गई है, जिसमें कुल जमा 1.46 लाख करोड़ रुपए है। पीएमजेडीवाई ने कार्यान्वयन के 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। इसे 28 अगस्त को वित्तीय समावेशन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि लोगों की बैंकिंग, क्रेडिट, बीमा, प्रेषण और पेंशन जैसी वित्तीय सीमाओं तक सस्ती तरीके से पहुंच हो। पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारक जल्द ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने 58 वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त की घोषणा के बाद भारतीय रेलवे ने 58 वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए एक टेंडर जारी किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान 75 एसी ट्रेनों को चलाने के लिए निविदा जारी की गई है। वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी। तो टेंडर के अनुसार मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेन रेलवे को दी जाएंगी। 102 में से 75 15 अगस्त 2022 तक उपलब्ध हो जाएंगी। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री और कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री में नए कोचों का निर्माण किया जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 30 रैक का निर्माण करेगी, जबकि एमसीएफ और आरसीएफ प्रत्येक में 14 रैक का निर्माण करेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या? यह भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ईएमयू ट्रेन, जिसमें ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, चेन्नई के पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन और निर्मित की गई थी। इसका निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत 18 महीनों में किया गया था। पहले रैक की इकाई लागत लगभग 1 अरब रुपए थी। इस कीमत के रूप में यूरोप से आयातित सामान ट्रेन की तुलना में लगभग 40% सस्ता होने का अनुमान है। ट्रेन 18 को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। 27 जनवरी 2019 को इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। ट्रेन 18 की विशेषता क्या है? ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से दौड़ने में सक्षम है। हालांकि जिन पटरियों पर यह संचालित होता है वे इतनी तेज गति का समर्थन करने में सक्षम नहीं है। नतीजन ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड से संचालित होती है। इसका परीक्षण 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया गया था।
यह भारत में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन है। टोक्यो पैरालंपिक, अवनी लेखेरा ने स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। अवनी पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में यह स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में 7 पदक जीते हैं। अवनी के अलावा योगेश ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है, जबकि 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया इस बार स्वर्ण पदक से चूक गए और उन्होंने रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भावना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। निषाद कुमार ने ऊंची कूद के रजत पदक जीता है। उनके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता और विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। यानी टोक्यो पैरालंपिक में कुल 7 पदक जीते गए हैं। 29 अगस्त परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों और ऐसे परीक्षणों के समाप्त करने के आह्वान के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया जाता है। वर्ष 2021 में आयोजन की 12वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2009 को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट को अपनाया। कजाकिस्तान में 1991 में यूएसएसआर निर्मित नियंत्रित सेमी पॉलिस्टिक इस परमाणु परीक्षण स्थल के समापन की 18वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कजाकिस्तान द्वारा इस प्रस्ताव की शुरुआत की गई थी। पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तानी स्थल में ट्रिनिटी नामक पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण ने अमेरिका को अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने में सक्षम बनाया। इस घटना के परिणाम स्वरूप अनुमानित 2 लाख लोग मारे गए, जबकि बचे हुए लोग विकिरण के कारण कैंसर से पीड़ित रहे। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी की स्थापना यूएनजीए द्वारा 1996 में की गई थी। इसे 170 देशों द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित किया गया था। 15 देशों में संधि पर हस्ताक्षरित किए गए लेकिन पुष्टि नहीं की। इस पर 11 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। सितंबर में मनाया जाएगा पोषण माह। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर 2021 में पोषण माह आयोजित करने और मनाने की योजना पर प्रकाश डाला है। पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माँ, बच्चों और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह मिशन 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पोषण का अर्थ है प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन। फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह ऐप लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर मंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पायलट कैप्टन एनी दिव्या, पहलवान संग्राम सिंह और पत्रकार अयाज मेनन आदि से वर्चुअल बातचीत की। आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया वाइब्रेक ऐप। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 29 अगस्त 2021 को विज्ञान भवन से वाइब्रेक ऐप लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया था। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई गतिविधियां और अभियानों का शुभारंभ किया गया। वाइब्रेक ऐप के अलावा कृषि भूमि में औषधीय पौधों की खेती, घरों में औषधीय पौधों का वितरण और आयुष प्रणाली पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को संवेदीकरण जैसे 1 साल के अभियान का शुरुआत किया। यह सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों और अभियान 30 अगस्त से 5 सितंबर तक शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने
31 अगस्त 2021 को 3 महिलाओं सहित 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। इन 9 नए जजों में से 3 जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस पीवी नरसिम्हा मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। 9 जजों को चुनने से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 की स्वीकृत संख्या में से 33 हो गई है, जिसमें सीजीआई भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक बार में 9 न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में संपन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक कॉलेजियम ने 17 अगस्त 2021 को इन 9 जजों के नामों की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तब उनकी नियुक्ति के पत्र पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रुड़की और एनडीएमए ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आईआईटी रुड़की ने मिलकर एक ऐप विकसित किया है जो प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान कर सकता है। यह ऐप संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से अलर्ट करेगा। उत्तराखंड कैबिनेट ने एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में पता लगाएगी। मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार से काम करना शुरू कर दिया है। मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार ने काम करना शुरू कर दिया है। 1 से 1.5 महीने के भीतर सुरकंडा देवी में भी रडार लगा दिया जाएगा। लैंसडाउन में तीसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। दोस्तों, ये जगह है उत्तराखंड में स्थान है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर एक नियमित जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त किया। अमेरिका ने 31 अगस्त 2021 की समय सीमा से पहले अफगानिस्तान में अपने 20 साल के पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है। यह घोषणा 31 अगस्त की समय सीमा से पहले काबुल में हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आखिरी अमेरिकी सैन्य उड़ान के भरने के बाद की गई थी। अमेरिका ने 9/11 की 20वीं वर्षी से ठीक पहले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की। 9/11 के आतंकवादी हमले ने अमेरिका को अफगानिस्तान में प्रवेश करने और तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर कर दिया था। यूएनएससी ने अफगानिस्तान पर प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता के तहत 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में स्थिति पर एक प्रस्ताव अपनाया गया है। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने अथवा हमला करने या आतंकवादी को पनाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। इसे 13 परिषद सदस्यों के पक्ष में वोटों के साथ अपनाया गया। स्थायी सदस्य रूस और चीन इस मतदान से दूर रहे। यूएनएससी दोस्तों है क्या? यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यभार है। यह संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के महासभा में प्रवेश भी सिफारिश करता है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देता है। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। स्थायी सदस्य अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग मूल संकल्प पर कर सकते हैं। शेष 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं और 2 साल की अवधि के लिए काम करते हैं। इसकी अध्यक्षता सदस्यों के बीच मासिक रूप से घूमती रहती है। टोक्यो पैरालंपिक्स में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। 23 वर्षीय सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत से हैं। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो फेंका था। सुमित अंतिल की इस शानदार उपलब्धि हरियाणा सरकार ने उन्हें 6 करोड़ रुपए की इनाम देने की घोषणा की है। सुमित अंतिल, इनका जन्म 6 जुलाई 1998 को हरियाणा के सोनीपत से में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में 2015 में एक दुर्घटना के कारण उनकी टांग क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो दोस्तों,
वीकली करंट अफेयर्स में इतना ही। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।